गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग लेक्टिन पाथवे पढ़ रहे हैं। इम्यूनोलॉजी में हम लोगों ने शुरू किया था ये कॉम्प्लीमेंट कास्केड, उसका सबसे लास्ट लेक्चर है दरअसल लेक्टिन पाथवे। सबसे पहला लेक्चर क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। दूसरा लेक्चर है अल्टरनेटिव पाथवे। तीसरा आज सबसे लास्ट एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्टिन पाथवे। दरअसल ये सारे के सारे ये जो कॉम्प्लीमेंट कास्केड है ये दरअसल ये हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है या ऑगमेंट करता है इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में पूरे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है कि C1 to C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इन्वॉल्व है ये कॉम्प्लीमेंट कास्केड में। तो आज हम लोग लेक्टिन पाथवे पढ़ेंगे। लेक्टिन पाथवे एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इसमें किसी तरह का एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि आपको बता दें कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में IgM मेडिएटेड वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे था, लेकिन अल्टरनेटिव पाथवे भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे था। इसी तरह से लेक्टिन पाथवे भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है। अब ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होता है लीवर सेल के अंदर। मतलब ये हुआ कि ये अगर ये लीवर सेल है, लीवर सेल, तो इस लीवर सेल में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ मैक्रोफेजेस भी सिंथेसाइज करते हैं, GI2 म्यूकेसा भी सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट C1 प्रोटीन। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये देखिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जानते हैं। ये लीवर में सिंथेसाइज होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, प्रो एंजाइम फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। और ये जब तक एक्टिव नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन नहीं होगा, मतलब टिश्यू के अंदर किसी तरह का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा किसी टिश्यू के अंदर, तो ये एक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नहीं होगा। अब सपोज कीजिए कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन हो गया, ये हमारा माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स का इन्वेजन हो गया। माइक्रोब के इन्वेजन के बाद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा कि ये हमारा जो इंडोथेलियल लाइनिंग है, जैसे ये इंडोथेलियल लाइनिंग है, एक अलग से आपको दिखा रहे हैं, ये जैसे इसके अंदर का ये इंडोथेलियल लाइनिंग है, एक ये इंडोथेलियल लाइनिंग है, ऊपर में इसको बना देते हैं, ये हमारा इंडोथेलियल लाइनिंग है, इसका इंडोथेलियल लाइनिंग। ये इंडोथेलियल लाइनिंग आफ्टर इन्फ्लामेशन ये टाइप 1 टाइप 2 इंडोथेलियल एक्टिवेशन होगा। इसका टाइप 1 टाइप 2 इंडोथेलियल एक्टिवेशन हो जाएगा इन्फ्लामेशन के समय। मतलब इसको इलार्ज करके अगर आपको दिखाएं तो ये हमारा इंडोथेलियल नंबर 1 है। मान लिया कि इंडोथेलियल है, इंडोथेलियल सेल है, इंडोथेलियल टिश्यू इंडोथेलियल 1, और ये दूसरा 2 है। ये दोनों के बीच में एक्चुअली कुछ सीमेंटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो दोनों को टाइटली बाउंड करा के रखते हैं। अनलेस एंड अनटिल कि किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं होगा तब तक ये एकदम इंडोथेलियल लाइनिंग वेसल्स के अंदर पूरी तरह से टाइटली बाउंड है। ये टाइटली बाउंड कराता है बेसिकली प्रोटीन। जैसे एक प्रोटीन का नाम आपको बताएं, टाइट जंक्शन, ये है टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन है, दोनों को टाइट। दूसरा एडहेरेंस प्रोटीन, एडहेसिंग प्रोटीन, एडेसिन, ये देखिए साइटोप्लाज्मिक साइट की तरफ बहुत सारा एक्टिन मोनोमर मिलके ये बनाता है एक्टिन फिलामेंट। और ये एक्टिन फिलामेंट दरअसल ये मोनोमर एक्टिन से बना हुआ है। ये क्या है, ये अगर आप देखें, ये अगर देखें अगर ये, तो ये क्या है, एक्टिन मोनोमर है, ये एक्टिन मोनोमर है। अब ये क्या कर रहा है कि ये इसको टाइटली
इसको और इसको टाइटली एंडोथेलियल, दो एंडोथेलियल अगर सेल है तो दोनों को टाइटली ऑकुलेट किए हुए हैं। लेकिन जैसे किसी तरह का अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो इसमें टाइप 1 एंडोथेलियल एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। मतलब एक्टिवेशन ऑफ टाइप 1 एंडोथेलियम और दूसरा फॉलोड बाय टाइप 2 एंडोथेलियल, टाइप 2 एंडोथेलियम। मतलब ये दोनों तरह का एक्टिवेशन हो जाएगा अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है टिश्यू के अंदर तो। और आफ्टर मतलब एक्टिवेशन, टाइप 1 एंडोथेलियल एक्टिवेशन और टाइप 2 एंडोथेलियल एक्टिवेशन, एक्चुअली क्या होगा कि इसमें से ये यहां अगर दिखाएं तो ये दोनों का दोनों कंट्रैक्शन होने लगेगा। दोनों एंडोथेलियल सेल के बीच में कंट्रैक्शन होने लगेगा, एंडोथेलियल सेल के बीच में कंट्रैक्शन होने लगेगा। और इस कंट्रैक्शन से क्या होगा कि यहां से हमारा जो ये है इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स will come out और ये आने लगेगा, स्क्वीजिंग होने लगेगा प्रोटीन का, इसके थ्रू स्क्वीजिंग होने लगेगा। और ये स्क्वीजिंग पहुंचेगा एट द साइट ऑफ इंफ्लामेशन, जहां कि हमारा माइक्रोब्स का इन्वेजन हुआ है। यहां तक ये स्टोरी है। स्टोरी ये है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारा बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये प्रो इनएक्टिव फॉर्म में होता है अनलेस एंड अनटिल कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन नहीं हुआ है। मतलब कि किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है टिश्यू के अंदर, तो ये एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नहीं होगा। और जैसे इन्फ्लामेशन हुआ है तो टाइप 1 एंडोथेलियल एक्टिवेशन फॉलोड बाय टाइप 2 एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगा। और इससे क्या होगा कि वेसल्स, दो एंडोथेलियल सेल के बीच में कंट्रैक्शन होगा। और ये कंट्रैक्शन के चलते क्या होगा कि ये लीक होने लगेगा, यहाँ का लिपिड ब्लड लीकिंग होने लगेगा। और लीकिंग के साथ इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स। और इसके साथ बहुत सारा प्रोटीन आएगा, उस प्रोटीन के साथ हमारा ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी आएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दरअसल अब आगे क्या करेगा उस बात को समझते हैं। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे इन्वेजन हुआ है इस माइक्रोब्स का, ये माइक्रोब्स एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं लिख के माइक्रोब्स लिख रहे हैं, क्योंकि लेक्टिन पाथवे जो एक्टिवेट होगा, ये एक्चुअली ये पाथवे एक्टिवेट होने के लिए कुछ बैक्टीरिया कॉमन, अगर बैक्टीरिया है जिसका अगर बॉडी में इन्वेजन हुआ है तो ये कॉमन बैक्टीरिया इस पाथवे को एक्टिवेट करता है, वो है साल्मोनेला। दूसरा है लिस्टेरिया, साल्मोनेला है, लिस्टेरिया है। उसके बाद नाइजेरिया है, नाइजेरिया गोनेरिया का सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसीज है नाइजेरिया गोनेरिया। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, ये कुछ कॉमन है, इसके अगेंस्ट ये लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ कुछ फंजाई के अगेंस्ट भी होता है, फंजाई जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस है, कैंडिडा एल्बिकेंस। साथ ही साथ ये माइक्रोकोकस, ये सारा कुछ। साथ ही साथ कुछ वायरस की बात करें तो स्पेशली HIV-1 वायरस के अगेंस्ट ये पाथवे एक्टिवेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। अब सवाल हम लोग एक्चुअल मैकेनिज्म लेक्टिन पाथवे का कैसे शुरू होगा। जैसे ये माइक्रोब के सरफेस पे, इन सारे माइक्रोब्स के सरफेस पे एक्चुअली क्या होगा कि शुगर पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं अभी, ग्लाइकोप्रोटीन।
स्पेशली इसके सरफेस पे जो शुगर है, स्पेशली इसके सरफेस पे जो शुगर है वो मैनोज है। ये एक्चुअली शुगर जो है ये मैनोज है, मैनोज, ये मैनोज। अब क्या है कि लेक्टिन पाथवे के अंदर सबसे पहला ये इन्फ्लामेटरी एक्सीडेंट के साथ एक प्रोटीन आता है बाहर माइक्रोब्स के सरफेस पे बाइंड करने के लिए, इसको बोलते हैं MBL, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये प्रोटीन जो है इसको बोलते हैं MBL प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है MBL प्रोटीन। MBL का मतलब होता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन, ये दरअसल ये चूंकि मैनोज को बाइंड कर रहा है इसलिए, और ये एक्चुअली रिकॉग्नाइज करता है वैसे ही माइक्रोब्स को जिसके सरफेस पे मैनोज हो और उसके साथ बाइंड करता है। मैनोज क्या है? मैनोज एक शुगर है, ऑप्टिकल आइसोमर है ग्लूकोज का, मतलब से 6 कार्बन का ये भी मॉलिक्यूल है। अब ये देखिए, ये जो MBL है इसको थोड़ा समझते हैं। MBL बेसिकली इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का जो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था C1, उसके साथ ही ये इवॉल्व हुआ है। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये दिखता वैसा ही है, जैसे अगर आप देखें तो ऐसा दिखता है एकदम, जैसा कि C1 प्रोटीन दिखता था वैसा ही दिखता है ये भी। ये देखिए, और इसके साथ हमारा 2 प्रोटीन एसोसिएटेड है, MASP1 और MASP2। जैसा कि इसमें C1Q ऊपर वाला पोर्शन था, उसी तरह से इस MBL का ऊपर वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन दरअसल है, और इसके साथ 2 प्रोटीन है MASP1 और MASP2। MASP का क्या मतलब हुआ? MASP का मतलब हुआ मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज। ये दरअसल ये एक्चुअली दो तरह का प्रोटीन है। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएट सेरीन प्रोटीएज, ये इसके साथ लगा हुआ है। अब होता क्या है दरअसल, इस बात को समझते हैं। ये इवोल्यूशनरी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एकदम एग्जैक्टली एक ही तरह का दिखता है जैसा कि C1 प्रोटीन में दिखता था। इसीलिए ये दोनों पाथवे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, चाहे क्लासिकल पाथवे बोले या लेक्टिन पाथवे बोले, ये दोनों हैं। अब देखिए हो क्या गया, जैसे हम बोल रहे हैं कि, जैसे एक और बताते हैं, यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बैक्टीरियल सरफेस का एक केवल लेते हैं। जैसे कि इसके सरफेस पे, इसके बैक्टीरिया के सरफेस पे मैनोज है, मतलब कि शुगर है, ये शुगर है, इसके सरफेस पे ये शुगर है। ये कौन शुगर है? मैनोज है, ये मैनोज। कभी कभी इसको बोलते हैं मैनेन लेक्टिन पाथवे, क्योंकि मैनोज के पॉलीमर को मैनेन बोलते हैं, इसीलिए कभी कभी इसको मैनेन लेक्टिन पाथवे बोलते हैं। लेकिन करेक्ट वे इसका यही है कि हम लोग मैनोज बोले, क्योंकि ये सिंगल यूनिट के साथ एसोसिएट होता है। ये पॉलीमर जरूर है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ द MBL protein is the association of mannose MBL to a single mannose sugar. That's why we refer to called mannose lectin pathway. ये इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा क्या है कि इसके साथ एसोसिएट कौन करेगा? इसके साथ एसोसिएट करेगा हमारा ये पोर्शन था। अब देखिए यहाँ पे जो हम ऐसे बनाए थे, इसमें ये दो स्ट्रक्चर है, इसको वर्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ऐसे था, ऐसे देखिए, ये था ऐसे,
तो ये इसके साथ ये एसोसिएट कर गया, मतलब ये मैनोज का एसोसिएशन किसके साथ हुआ, MBL के साथ। अब एसोसिएशन का यहाँ देखिए ये मतलब हो रहा है। अब एसोसिएशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये एसोसिएट होता है तो इसके अंदर जो MAsP2 है और MAsP1 है ये एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर बाइंडिंग, क्योंकि इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एक्टिवेशन दो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, दरअसल दो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C2 एंड C4 कम इन एक्शन, ये दोनों एक्शन में आ जाएंगे C2 और C4। और बेसिकली C4 का क्लीवेज होगा, पहले C4 का क्लीवेज होगा। C4 का क्लीवेज कैसे होगा, C4 का क्लीवेज होगा बाय MAsP2, इसके थ्रू ये क्लीव करेगा। ये क्लीव कैसे करेगा, स्मॉल और बिग फ्रैगमेंट में, स्मॉल और बिग फ्रैगमेंट में क्लीव करेगा। इसको बोलते हैं C4b और इसको बोलते हैं C4a। ये डिफ्यूज आउट हो जाएगा, डिफ्यूजेज आउट। कुछ बुक बोलता ये है कि C4a ये इसके लिए मास्ट सेल पे रिसेप्टर है और एनाफाइलेटिक शॉक कॉज करता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल एनाफाइलेटिक शॉक क्रिएट करने में ये नहीं है C4a, इसलिए बहुत सारा बुक इसका चर्चा नहीं करता है। इसीलिए मेरा भी यही रहता है कि इसका बहुत ज़्यादा इस पर एम्फसाइज ना करें। अब देखिए C2 का फ्रेगमेंटाइजेशन देखिए, यहाँ दो बात, यहाँ कुछ लिटरेचर ये कहता है कि MAsP2 ही C2 को भी फ्रेगमेंटाइज करता है, कुछ ये कहता है कि MAsP1 करता है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं MAsP1 इसको फ्रेगमेंटाइज करेगा C2a में और C2b में, ठीक है। और देखिए अब इसको ये दोनों होने के बाद अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अलग तरह से आपको दिखाते हैं कि ये जैसे दोनों फ्रेगमेंटाइज हो गया। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया का सरफेस, देखिए ये एक सरफेस है, वो सारा स्ट्रक्चर अब भूल जाइए। अब यहाँ से एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। ये मान लिया कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, तो अब वहाँ बाइंड करने के बाद मैनोज के साथ बाइंड करता है, लेकिन आपको बताएं कि जो ये C4b है, C4b shows higher affinity for glycoprotein। अब ये जो सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन इसके साथ आके हमारा ये जो C4b है, ये देखिए ये C4b ये आके बाइंड कर गया। ये C4b बाइंड करने के बाद अगला जो फ्रेगमेंट हमारा था C2a बाइंड कर गया। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि C2a क्यों बोलते हैं और C2a क्यों ही बाइंड करता है, B क्यों नहीं, क्योंकि ये दो तरह का कंसेप्ट है, क्लासिकल और एडवांस, जिसमें हम लोग क्लासिकली फॉलो करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लिटरेचर ऐसे ही फॉलो करता है। अब देखिए ये C4b और C2a के कॉम्प्लेक्स को हम लोग C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C3 कन्वर्टेज। अब इसके ये होने के बाद एक और जो कॉम्प्लेक्स आए, एक और जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3 है। अब ये C3 क्या होगा, ये C3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है किसी भी पाथवे का। अब ये C3 प्रोटीन फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा दो पार्ट में। इसको फ्रेगमेंटाइज MAsP1 या MAsP2 नहीं करेगा, इसको फ्रेगमेंटाइज C4b और C2a का कॉम्प्लेक्स करेगा, जिसको C3 कन्वर्टेज बोल रहे हैं। और C3a में बदल जाएगा, ये छोटा फ्रेगमेंट होगा। C3b थोड़ा बड़ा फ्रेगमेंट है, ये सबसे लार्जर फ्रेगमेंट है। ये क्या होगा, ये आके ज्वाइन करेगा, इसको आके ज्वाइन करेगा C3b। अब देखिए ये C3b और C3a पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था। C3b ये 3 है, C3b एक्ट एज ऑप्सिनीन और ये परफॉर्म जो करेगा ऑप्सनाइजेशन मतलब कि ये फैगोसाइटोसिस करने में मदद करेगा, फैगोसाइटोसिस। इस पे बात बहुत बार हम लोग किए हैं कि बैक्टीरिया के सरफेस पे ये रैपिंग होता है,
और एक तरह से इसका मतलब ये है कि जो मैक्रोफाजेस इनगल्फ करना चाहता है बैक्टीरिया को, उस C3b के लिए उसके पास रिसेप्टर होता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि फैगोसाइटोसिस बिना C3b का नहीं होगा, लेकिन क्या है कि वो द रेट ऑफ फैगोसाइटोसिस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये हाईली C3b के लिए उसके पास मैक्रोफाजेस पे रिसेप्टर है, ये बाइंड करता है और एंडोसाइटोसिस करता है और उसके बाद इसको इजीली ब्रेक डाउन करता है, चूँकि फैगोलाइजोसोम का कॉम्प्लेक्स बना के वो हम लोग बात किए हैं। साथ ही साथ इस पे भी बहुत बार चर्चा हम लोग किए हैं कि बॉडी में हमारे हर टिश्यू के पास ये सेल है, एक स्पेशल सेल है मास्ट सेल। और मास्ट सेल एक्चुअली बहुत सारा मास्ट सेल के पास वेसिकल्स होता है और इस वेसिकल्स इज लोडेड विथ हिस्टामीन। ये पावरफुल प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है और ये हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ट्राइलिकिन्स ये सारा होता है। ये दरअसल क्या करेगा कि ये इसका डीग्रेनुलेशन होगा। जैसे इसके पर रिसेप्टर है, इसके सरफेस पर रिसेप्टर है, देखिए इसका भी चर्चा हम लोगों ने बहुत बार किया है। इसके सरफेस पर रिसेप्टर है, इंटरलाइजेशन होगा, साथ ही साथ सिग्नलिंग होगा और उसके बाद अंदर ये सिग्नलिंग होने के बाद ये मॉलिक्यूल का डीग्रेनुलेशन होगा। एक्चुअली ये शिफ्ट करने लगता है पेरिफेरी के तरफ, ये वेसिकल्स, और एक्सोसाइटोसिस होता है और ये बाहर की तरफ रिलीज करता है हिस्टामिन, जो इन्फ्लामेटरी प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है, पावरफुल प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये C3b हो गया। उसके बाद इसी कॉम्प्लेक्स को एक और प्रोटीन, जैसे ये देखिए C4b, C2a, C3b, इस तीनों के लिए C5 कन्वर्टेज बोलते हैं। ये C5 कन्वर्टेज बोलते हैं और ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, इस पर भी बात करते हैं। ये C5 कन्वर्टेज दरअसल एक और काम करेगा। ये C5 कन्वर्टेज कन्वर्ट करेगा, जैसा कि आप नाम जानते हैं। C5 कन्वर्टेज फ्रेगमेंटाइज करेगा किसमें, C5a में और C5b में। और C5a एक्चुअली ये कॉज करेगा एनाफाइलेटिक शॉक, जैसा कि C3a करता है, क्योंकि C5a के लिए मास्ट सेल पे रिसेप्टर है और C5a वहाँ बाइंड करेगा और डीग्रेनुलेशन होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा हिस्टामिन का, और ये हिस्टामिन इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, ये हम लोग, और जिससे एनाफाइलेटिक शॉक होगा। और C5b अगला काम क्या करता है, ये जो C5 फ्रेगमेंट है इसके साथ आके ज्वाइन करता है C6, C7 और C8, ये आके ज्वाइन करता है। C5b, C6, C7, C8 एक साथ ज्वाइन करता है और फिर 6 से 14 की संख्या में C9 इसको ज्वाइन करता है। और ये मेम्ब्रेन एक्चुअली, ये जो C5b, C6, C7, C8 और C9 ये तीनों एक्चुअली मैक है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है कि मैकेनिकली ये इंसर्ट होता है C5b, C6, C7, C8 और ये साथ में ये रिंग बनाता है C9, 14 की संख्या में मैक्सिमम। ये पोर क्रिएट करता है मेम्ब्रेन के अंदर, ऐसा पोर, और ये पोर दरअसल लीकिंग करने लगता है आयन का। आयन लीक आउट होने लगेगा और इससे क्या होगा कि वाटर का एंट्री होने लगेगा सेल के अंदर और इससे ओस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा इस बैक्टीरिया का। तो ये मैक फॉर्मेशन भी सारे पाथवे का जो टर्मिनल पाथवे है, ये जो पाथवे है ये टर्मिनल पाथवे है। C5b, C6, C7, C8, C9 ये लास्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो मैक बनाता है और ये कॉमन है तीनों में, चाहे क्लासिकल की बात करें, चाहे लेक्टिन पाथवे की बात करें, चाहे अल्टरनेटिव पाथवे की बात करें, ये तीनों में ये कॉमन है। ये दरअसल लेक्टिन पाथवे इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। एक सेपरेट लेक्चर अगला लेक्चर करेंगे जिसमें इसके रेगुलेशन और इसके डिसफंक्शनिंग से कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। कि इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें
और मेरे चैनल का नाम है लाइफ साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर अभय। आपको अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।